एज ऑफ अबंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स ऐसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के फोर फ्रंट पर काम कर रहे हैं। जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सब के सब कहते हैं एज ऑफ अबंडेंस, कि हमें दिख रहा है द एज ऑफ अबंडेंस इज राइट अराउंड द कॉर्नर। क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? तो उनका जो प्रक्षेपण है, जो प्रोजेक्शन है, वो इट इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजीज दैट दे आर वर्किंग विथ। जिन तकनीकियों से वे काम कर रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सबके लिए फालाफाल। अभी तक का जो अर्थव्यवस्था है, इट हैज बीन स्कैरसिटी इकोनॉमिक्स, कि आदमी जितने हैं उनकी चाहत बहुत बड़ी है, लेकिन इकोनॉमिक गुड्स तो कम ही हैं, तो कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देयर हैज बीन द स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स, और उसी पैराडाइम में लोग काम कर रहे हैं अभी तक। लेकिन जब स्कार्सिटी ही खत्म हो जाए, अबंडेंस आ जाए, तो वो पूरी की पूरी पैराडाइम ही फेल हो जाती है। वो जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वही फेल हो जाती है। तो एज ऑफ अबंडेंस सही मायने में देखा जाए तो इसका एक आध्यात्मिक धरातल है। देयर इज अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। वो क्या है? दुनिया भर के ईसाइयों को ताज्जुब होता है कि हम लोग 2000 साल से मान रहे हैं कि जिस मसीहा का इंतजार था वो 2000 साल पहले आ गए, यीशु आए और चले भी गए। लेकिन यहूदी ने उन्हें न उस पार माना, 2000 साल पहले माना, ना उसके बाद माना, ना अभी मान रहे हैं। क्या बात है? तो उनको बहुत पजलिंग लगता है कि क्या वजह है, वे क्यों नहीं मानते। तो वे इसलिए नहीं मानते कि वे अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ आइजेया में लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। तो यहूदी पढ़ते हैं, तो उसमें जिस मसीहा का वर्णन है, जो उनकी समझ है, वो एक ऐसा राजा जो सारे पृथ्वी का एक राजा बने और दुनिया के कोने कोने तक शांति, न्याय, समृद्धि ले जाए। दुनिया के कोने कोने तक समृद्धि ले जाए, यानी कि कहीं गरीबी रहे ही नहीं। तो यहूदी कहते हैं, एक रबाई, जो यहूदी पुजारी होते हैं उनको रबाई कहा जाता है। तो एक रबाई ने कहा कि मैंने अपना खिड़की खोल के बाहर ऐसे झांका, देखा तो मेरे को शांति और समृद्धि दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा मसीहा अभी आया ही नहीं, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूं अभी भी। यानी कि जो एज ऑफ अबंडेंस सिलिकॉन वैली, या अभी तो सिलिकॉन वैली जगह जगह हो गया, इंडिया में है, चाइना में है, इजराइल में है, यूरोप में है। तो टेक एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र के जो कटिंग एज पर काम कर रहे टेक एंटरप्रेन्योर्स है, वो अधिकांश आपको ये बात कहेंगे कि वी सी एन एज ऑफ अबंडेंस राइट अराउंड द कॉर्नर, कि इट इज ऑलमोस्ट हियर। यानी कि यहूदियों को ये अब मान लेना चाहिए कि उनका मसीहा के आने का समय हो गया है। तो उसका दूसरा पक्ष ये है कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप ये मानिए कि आप सिर्फ एक शरीर हैं, तब तो अगर जो कार आपसे ज्यादा स्पीड में चलती है, तब तो देयर इज एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फॉर यू।
लेकिन आप नहीं मानते हैं, आप कहते हैं मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मेरे पास एक दिमाग भी है, वो कार मैं ही चलाता हूँ, वो कार मैं जिधर कहता हूँ जाने को उधर जाता है। तो कार हो या रॉकेट हो, उससे मनुष्य को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसलिए नहीं होती है कि दैट इज जस्ट अबाउट फिजिकल स्पीड, लेकिन चलाते तो मनुष्य ही है अपने दिमाग से। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद बहुत लोगों को काफ़ी चिंता हो रही है कि यार, हम सोच रहे थे कि हमारा दिमाग है, हम जानवरों से इस कदर आगे हैं कि हमारे पास दिमाग है, लेकिन हमारे से भी फास्ट सोचने वाला मशीन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत लोग चिंता कर रहे हैं कि हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे हाथी के पैर तले चींटी आ जाती है, वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैर तले हम आ जाएंगे, समस्त मानव जाति। तो बहुत चिंता व्यक्त करते हैं। अगर आप माने कि मैं सिर्फ अपना शरीर और दिमाग हूं, आई एम माई बॉडी, आई एम माई माइंड, तब तो समस्या है। लेकिन आप वो ना माने, आप माने कि मैं आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, तो एक ज्ञान कहाँ में है? ये ज्ञान कहाँ पर है? आप वास्तव में कौन है? ये ज्ञान कहाँ है? तो गीता में है कि आप एक सोल हैं, एक आत्मा है जो कभी समाप्त नहीं होती। धरती समाप्त हो जाती है, स्वर्ग समाप्त हो जाती है, लेकिन आपकी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। अजर अमर है आपकी आत्मा। तो आप वो आत्मा हैं। यू आर अ सोल दैट हैपेंस टू हैव अ बॉडी। यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर अ सोल। आप एक आत्मा हो। तो वो ज्ञान अगर लोगों को मिल जाए, तब फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स लाइक अ कार और अ जेट प्लेन और अ रॉकेट फॉर द माइंड। जिस तरह मानव शरीर से बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, हवाई जहाज चलती है, रॉकेट तो और भी ज़्यादा स्पीड में, उसी तरह हमारे दिमाग से अगर ज़्यादा स्पीड में चले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो समस्या नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट माई माइंड, आई एम अ सोल दैट हैपेंस टू हैव अ माइंड। तो उस ज्ञान के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हार्वेस्टिंग नहीं किया जा सकता। दैट नॉलेज इज नेसेसरी, इट इज फंडामेंटल। तो ये जो एज ऑफ अबंडेंस है, एक प्रोफेसी है। प्रोफेसी क्या होती है? धर्म ग्रंथों में होती है। प्रोफेसीज आर प्रूफ दैट देर इज अ गॉड, देर इज अ बीइंग हु इज omniscient, omnipotent, omnipresent। सब कुछ जानते हैं, जगह जगह है, हर जगह है, कन कन में है, छन छन में है, और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मतलब असीमित शक्ति, असीमित ज्ञान, असीमित उपस्थिति। तो जो प्रोफेसी यहूदियों के ग्रंथों में 4000 साल पहले, 3000 साल पहले अगर लिख दिया गया, वो अगर आज आके पूरी हो, तो आप क्या कहेंगे? कौन ताकत है जो पहले अनाउंस करती है और हजारों साल बाद उसको पूरी करती है, भविष्यवाणी को? तो वो सिर्फ एक ताकत है, ईश्वर, गॉड। प्रोफेसीज आर प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। तो इस एज ऑफ अबंडेंस में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को सही ढंग से हार्वेस्ट करना है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बगैर संभव ही नहीं है। शिक्षा को, जनचेतना को प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक परिवार तक ले जाना होगा। प्रत्येक मनुष्य के आत्मा को जगाना होगा। कलयुग क्या है? कलयुग क्या है? तो धर्म के 4 पैर में 3 टूट गए हैं, अब सिर्फ एक पैर बाकी है, उसे कलयुग कहते हैं। यानी कि मानव जाति ईश्वर से बहुत दूर चली गई होती है। जैसे
सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है, तो जब दूर चली जाती है तो उसी को हम विंटर कहते हैं कि अभी सूरज से कुछ ज़्यादा दूर चली गई है धरती, तो उसको विंटर कहते हैं। पास आती है तो समर, गर्मी हो जाती है। उसी तरह कलयुग वो युग है जिसके दौरान मानव जाति ईश्वर से बहुत दूर चली गई होती है। तो इसीलिए विभिन्न किस्म के ऐसे अन्याय देखने को मिलते हैं, गरीबी देखने को मिलते हैं, मानव का मानव के प्रति दुष्व्यवहार देखने को मिलता है, पारिवारिक टूट-फूट, ऐसी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो ये जो एज ऑफ अबंडेंस है, एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति को प्रश्न किया गया कि हम तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं, या तो लो $1 मिलियन हम तुम्हें दे रहे हैं अभी के अभी, या तो तुम 30 दिन इंतज़ार करो और रोज़ हम पैसा डबल कर देंगे। आज $1 देंगे, कल उसका डबल $2, तीसरे दिन उसका भी डबल $4, उसके बाद $8, 16, 32, इस तरह 30 दिन तक पैसा देते चले जाएंगे। या तो वो ऑप्शन लो, या तो आज ही मेरे से $1 मिलियन ले लो। तो उस आदमी ने सोचा, नॉर्मल आदमी, मिडिल क्लास आदमी, $1 मिलियन तो बहुत हो गया, तो उसने $1 मिलियन ले लिया। लेकिन जब हिसाब किया गया तो उसको काफ़ी ग्लानि हुई, क्योंकि अगर वो दूसरा ऑप्शन लेता तो उसके पास $1 बिलियन होता, यानी कि उतने का घाटा लगा उसको। तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 1, 2, 4, 8, 16, 32। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की रफ्तार से आ रही है। इंटरनेट के आने के बाद थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया, लेकिन वो पहले से सैकड़ों हजारों साल से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रेट पर ही आ रही है। लेकिन जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे होता रहता है, तो लॉन्ग टाइम स्केल में फ्लैट लाइन जैसा ही दिखता रहता है। आखिर ग्रोथ तो होता रहता है, लेकिन दिखता रहता है कि इट्स लाइक अ फ्लैट लाइन। लेकिन जब मिलियन 2 मिलियन हो जाए, या बिलियन 2 बिलियन हो जाए, देन इट्स गेट्स वेरी ड्रामेटिक। तो अभी क्या है, इंटरनेट के आने के बाद, अर्ली 1990s में इंटरनेट के आने के बाद वो ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया। यानी अमेरिका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 1990 में अगर $2 था, तो उस डेकेड के अंत तक में वो $3 हो गया था। यानी कि अमेरिका के सारे इतिहास में जॉर्ज वॉशिंगटन से जॉर्ज बुश तक, सीनियर जॉर्ज बुश तक, अमेरिका का जीडीपी बढ़ के सिर्फ $2 तक गया। लेकिन उसके 10 साल के अंदर में, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, वो $3 तक पहुंच गया। मतलब एक टेक्नोलॉजी उतनी ड्रामेटिक चेंज ला सकती है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही करने वाली है, ड्रामेटिक राइज इन प्रोडक्टिविटी। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, इट्स अनस्टॉपेबल। आज कोई भी ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको कहा जाता है कि ही इज इंडिस्पेंसेबल टू दिस ग्राफ, कि इसके बगैर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा ही नहीं। न कोई वैसा कोई एंटरप्रेन्योर है, न कोई कंपनी है, न कोई देश है, नोबडी, कोई इंडिस्पेंसेबल तत्व है ही नहीं, यानी कि उसको होना होना है। तो राइट नाउ दिस इज द मेजर टर्निंग पॉइंट। इंटरनेट साइज की दर्जन, 10-12 टेक्नोलॉजी बड़े रफ्तार से आगे बढ़ रही है। उसमें एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, रोबोटिक्स, वैसे 10-12 हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करने वालों को काफ़ी फायदा होगा।
कहा जाता है एक, और अमेरिका में लॉ है, जैसे आपने किसी टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, 2-4 साल बाद अगर वो कंपनी फेल हो गई तो बाय लॉ इट इज़ प्रोटेक्टेड कि आपने रिस्क लिया, कंपनी इट डिडंट वर्क आउट, सॉरी यू टुक अ लॉस, राइट इट ऑफ। वो तो लॉ ही है, कानून है। लेकिन एक अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप में, जो प्रॉमिसिंग टेक स्टार्टअप हो, जो बाद में जाके आईपीओ तक जाए या उससे पहले कोई एग्जिट हो जाए, कोई दूसरी कंपनी खरीद ले, वैसी प्रॉमिसिंग कंपनी में अर्ली स्टेज में आने में बहुत फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है? मोस्ट पीपल तो थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो पोस्ट आईपीओ जो कंपनी पब्लिक मार्केट में शेयर खरीद बिक्री हो रही है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कभी थोड़ा कमाते हैं, कभी घाटा हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस होती है। लेकिन जब कमाते भी हैं तो उतनी ड्रामेटिक नहीं होती है। मैं एक फेमस एग्जांपल लेता हूँ। गूगल जब लॉन्च हुआ आईपीओ, उसके बाद से अभी तक का ग्रोथ देखिए। और गूगल लॉन्च हुआ 1998 शायद। तो जिस व्यक्ति ने पहला $1 लाख इन्वेस्ट किया, $100,000, उसने 8 साल में 1.5 बिलियन, विथ अ बी लाइक इन बॉय, 1.5 बिलियन उसने हार्वेस्ट किया 8 साल में। 1998 में इन्वेस्ट किया, 2006 में 1.5 बिलियन, उतना का फर्क पड़ा उसको। लेकिन उसी गूगल में अगर आईपीओ के समय आपने शेयर खरीदा $1 लाख का, तो अभी 10 मिलियन भी होता कि नहीं होता, विच इज अ लॉट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ लॉट ऑफ मनी, बट उतना लंबा समय, 20 साल, 20 साल में उतना होना, समवेयर अराउंड दैट, इट्स बिटवीन अ मिलियन एंड 10 मिलियन। तो वो प्री आईपीओ सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उसमें इन्वेस्ट करने के रिस्क को घटाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि या तो आप उस अर्ली स्टेज कंपनी को परखिए, पहचानिए। नहीं परख सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, तो ऐसे लोगों से संपर्क करिए जिसके पास वो क्षमता है, जो परख सकते हैं, जो पहचान सकते हैं, जो वैसी कंपनी खुद बना सकते हैं। एक फंड का आइडिया है कि आपने इंडिविजुअली एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो कंपनी गई तो गई। वैसा न करके आप एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो 100 फैमिली है या 1000 फैमिली है, सब ने 10-10 या 20-20 या 50-50 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट किया, तो फंड क्रिएट हुआ। और वो फंड 5-10 अलग प्रॉमिसिंग टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क हो गया कि आपका अगर गया भी तो सिर्फ 10 या 20 या 50 गया नहीं, लेकिन सफल होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो फंड जो 10 टेक स्टार्टअप इन्वेस्ट करेगी, अगर 2-3 फ्लॉप भी हो गया, तो सिर्फ अगर 2-3 हिट हो जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न आ जाएगी। तो आम परिवार को, आम व्यक्ति को भी अर्ली स्टेज में टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की सोच बनानी चाहिए। रिटर्न बहुत ज़्यादा है। ये एज ऑफ अबंडेंस, इसका कोई 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले इसका कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। समथिंग न्यू इज अबाउट टू हैपन। तो अपना होमवर्क करिए और इन्वेस्ट करने की सोचिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन्हों अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप का ज्ञान हो, ताकि वो आपको गाइड कर सके। वैसा एक व्यक्ति मैं खुद हूँ। मैंने अपना टेक इंक्यूबेटर लॉन्च किया है, विच इज इंस्टेंटली एंड इनहेरेंटली ग्लोबल फ्रॉम डे वन, लेकिन शुरुआत मिडलैंड टेक्सास से कर रहे हैं। द रिचेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द यूएस बिकॉज ऑफ द ऑयल मनी। दिस इज लाइक दुबई, कतार।